और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये गर्व की बात होगी, जब आप कहोगे कि मैं गांव से हूं, और तुम जिससे सीख रहे हो वो गांव का आदमी है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा कोई परसेप्शन अपने दिमाग में, ऐसी कोई धारणा मत बनाना, क्योंकि मेरा काम ही धारणाओं को तब्दील कर देना, बदल देना। इसलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो लोग विजनरी होते हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। वो विजनरी गांव का भी हो सकता है, वो विजनरी शहर का भी हो सकता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि विजनरी कौन होता है? जो दो विपरीत स्थिति को देखने समझने में काबिल हो जाए। विजनरी और कुछ नहीं, जो शहर की स्थिति को भी देख ले और जो गांव की स्थिति को भी देख ले, जो दोनों स्थितियों को देखने में समझने में काबिल हो जाए, स्किल्ड हो जाए, वो व्यक्ति क्या है? विजनरी है। उसके अंदर दृष्टि है और उसका आपको अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में क्या किया? बोले 52 कमरों का महल, मैं अकेला टीचर आदमी करूंगा क्या? मास्टर आदमी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि उन्होंने बड़ी गलती करी। इतना प्रकांड विद्वान, वो मास्टर होते हुए ही अपने आप को गर्वित और गौरवान्वित महसूस करता, तो ये दुनिया के लिए, इस देश के लिए बड़े महान अवसर की बात होती। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति हो जाने में अपनी महानता समझी। ये दुर्भाग्य की बात है। जो व्यक्ति जिस काम के लिए पैदा हुआ है उसमें पैसा है नहीं, प्रतिष्ठा है नहीं, इस बात को यदि छोड़ दे और वो काम करता रहे तो ये दुनिया ज्यादा सरल और सहज होगी, ज्यादा बेहतर होगी, रहने के लायक होगी, कुछ बच जाएगा। अभी तो बचा ही नहीं है कुछ। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? राष्ट्रपति हो, टीचरशिप छोड़ दी। अब जब राष्ट्रपति हो गए तब समझ में आया कि यहां भी कुछ नहीं, तो उन्होंने उस राष्ट्रपति भवन में एक झोपड़ी बनवाई, गांव की झोपड़ी। बोले इसमें मैं रहता था, उसी झोपड़ी में रहूंगा। यहां तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है मेरी, रहने में मजा नहीं आ रहा है, असुविधाजनक लगता है। महल में कौन रहे? अपनी आत्मा वैसी बनी नहीं है, अपनी आत्मा बनी है गांव की मिट्टी के हिसाब से, गांव की झोपड़ी के हिसाब से। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक झोपड़ी बना ली। तो लोगों ने कहा क्या पाखंड है, यदि झोपड़ी में रहना तो राष्ट्रपति भवन आए काहे को, झोपड़ी में रह लेते हैं। अब ये एक अतिरिक्त खर्चा, राष्ट्रपति भवन का खर्चा तो चल ही रहा है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। अब झोपड़ी के रखरखाव का खर्चा, उसके संसाधनों का खर्चा, ये अलग खर्चा, भले थोड़ा कम हो, लेकिन अब उसमें रहेंगे। तुम पहचानते हो उनकी प्रतिष्ठा को, उनके ओहदे से, उनके पद से, इसलिए उनकी मजबूरी है। तो सामने बड़ा बंगला, पीछे झोपड़ी, क्योंकि तुम इज्जत नहीं दोगे। अभी देख लोगे कि अरे तो झोपड़ी में रहता है, बिना सुरक्षा के रहता है, बिना सुविधा के रहता है, इसके घर में कोई एसी नहीं है, इसके घर में किसी प्रकार की कर्मचारी नहीं है, तो तुम उसे इज्जत दोगे नहीं। तो वो तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत को पाने की कोशिश करता है, बाहर दिखाता है महल और पीछे रहता है झोपड़ी में। एक अतिरिक्त खर्चा उसके सिर पे भी बना हुआ है, वो भी नहीं चाहता। अब धीरे धीरे वो लोग जो है गांव की तरफ जाने के लिए उन्मुक्त हो रहे हैं, उस तरफ जाने के लिए उन्मुख हो रहे हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, वहां जीना चाहते हैं। जितना ज्यादा प्रकृति के करीब चले जाएंगे, जैसे हमारे वर्मा जी कहते हैं कि तुम प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुओं के साथ प्रेम के भाव को जीना सीख जाओ, प्रेममय हो जाओ। यदि तुम उनसे प्रेम करने लगोगे तो एक अतिरिक्त विनम्रता को हासिल हो जाओगे। प्रकृति विनम्र भी बनाती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रकृति तुम्हारे हर तरीके के परीक्षण लेती है, टेस्टिंग करती है तुम्हारी, तुम्हें तकलीफ भी देती है। गर्मी देगी तो 50 डिग्री दे देगी और फिर उसके बाद सहलाती है, फिर ठंड दे देती है, बरसात दे देती है। तो ये देश इसलिए वरदान से भरा हुआ माना जाता है, क्योंकि जब तुम जैसा चाहते हो वैसा वातावरण तुम्हारे लिए तुम्हारे कदमों में हाजिर हो जाता है। जब तुम्हें लगता है अरे बहुत गर्मी हो गई तो ऊपर वाला कहते ले भाई बरसात, जब कहते यार बहुत बरसात हो गई तो कहते ले थोड़ा सा बसंत, ले थोड़ी सी ठंड आनंद कर। जब कहते यार बहुत ठंडी हो गई तो कहता ले थोड़ी सी गर्मी चालू करते हैं।
तो गर्मी चालू हो जाती है। तो तुम्हारे अनुकूल वातावरण बना हुआ है इस देश के अंदर, पूरी दुनिया घूम के आओगे तो कहोगे यार यही बेहतर है, यही मजा आता है। तो ये है प्रकृति का नजारा। इसलिए जो विपरीत का जो आपने कहा कि आज जो तुमसे मुंह फेर के जा रहे हैं वो कल तुम्हारी तरफ मुंह कर लेंगे। हर विपरीत पलट कर आता है और अपने शिखर पर आसीन हो जाता है। क्या सेंटेंस बना? हर विपरीत पलट कर आता है और सिंहासन पर फिर आसीन हो जाता है, शिखर पर फिर विराजमान हो जाता है। तुम किसी को यदि नीचे गिरा भी दोगे तो एक दिन वो फिर उठ जाएगा और ऊपर आ जाएगा, और ये क्रम चलता रहेगा। ये दुनिया एक सर्कल में, एक वृत्त में, चक्र में है। इसलिए तुम ये तय नहीं कर पाओगे कि कौन पीछे और कौन आगे। पावलोव ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया था। उसने एक जो आटा गूंथने वाली जो थाली होती है उसमें कीड़ों की फौज को रख दिया। वो कीड़े थे जो एक के पीछे एक चलते थे, लाइन से चलते थे, जैसे भेड़ चलती ना वैसे। तो कीड़ों ने क्या किया? लाइन बना ली और वो किनारे किनारे से चलने लगे, गोल 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 गोल। तो उनका लीडर होता था एक और बाकी कीड़े उसके पीछे होते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो पूरे कीड़े उसमें पूरी लाइन भर गई तो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा लीडर कौन है, सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। तो दुनिया एक चक्र की तरह है, इसमें कोई पीछे नहीं है, केवल देखने की दृष्टि का फर्क है। मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में केवल देखने की, तुम्हारी दृष्टि का फर्क है। तुम कहते हो कि यार ये शिखर पर है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिखर तो कई है। गरीबी का भी शिखर और उसका भी एक आनंद है। उसके शिखर पे हो सकता कोई और हो। अमीरी का भी शिखर, ये तुमने प्रोजेक्टेड वैल्यू डाल रखी है। हो सकता है अंबानी से ज्यादा सौष्ठव हासिल किया हुआ, स्वास्थ्य को उपलब्ध व्यक्ति कोई दूसरा हो, जो किसानी कर रहा हो, जो पहलवानी कर रहा हो। वो अपने स्वस्थ शरीर की वजह से उसके शिखर पर है वो, और वो धन की वजह से उसके शिखर पर है। अब तुमने यदि वैल्यू उसमें डाल दी है, तुम उसको पूज रहे हो, तो हो सकता है तुम अंबानी के चरण छूने लगो। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाए कि स्वास्थ्य से बेहतर कुछ नहीं होता है, हेल्थ इज द वेल्थ, उस दिन तुम हो सकता है उस पहलवान के चरणों में, उस स्वस्थ किसान के चरणों में झुक जाओ। क्योंकि वो भी एक शिखर है। केवल तुम्हारे मूल्य नहीं देने की वजह से वो पराव भाव में पड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। तो जिस दिन हम उसमें मूल्य डाल देंगे, प्रोजेक्टेड वैल्यू डाल देंगे, प्रक्षेपित कर देंगे अपने मूल्यों को, वैसे ही उसका भी उत्थान, वैसे ही वो अपने शिखर पर आ जाएगा, वैसे ही वो दुनिया में नंबर 1 पर दिखने लगेगा। तो ये अलग अलग शिखर हैं, सब अलग अलग जगह पे हैं। कोई आध्यात्म के शिखर पर है, कोई धर्म के शिखर पर है, कोई हेल्थ के शिखर पर है, कोई पैसे के शिखर पर है, कोई राजनीति के शिखर पर है, कोई पावर के शिखर पर है। तो सबके अपने अपने शिखर है और सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो तुम जिस शिखर पे हो उसको पहचानो, उसको ढूंढो। तुम यदि आनंद के शिखर, आनंद का भी शिखर है, यदि तुम आनंद के शिखर पर हो तो उसको एंजॉय करो। मैं आज इस बात की उद्घोषणा करता हूं यहां पर कि यदि तुम आनंद के शिखर पर और आनंद तुम्हारे अंदर से झलकने लगे, टपकने लगे, दिखने लगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारे से रंजिश करने लगेगी। यही चाहते हो ना कि लोग तुमसे रंजिश करें, यार ये कितना आनंद में रहता है, इतना आनंद हमको भी मिल जाए काश। तुम्हारे आनंद से उसको ईर्ष्या होने लगे, द्वेष होने लगे। अभी तो तुम्हें अंबानी और अडानी से द्वेष है, तुम्हारे आनंद से लोगों को द्वेष हो, अपने आप को ऐसा बना लो। और वाकई में मैं कहता हूं ऐसा कि अंबानी के सामने ऐसा हंसता हुआ यदि चेहरा चला जाए तो अंबानी कहेगा भैया तू पूरा ले ले यार, और मुझे आनंद दे दे तेरे अंदर का। इतना आनंद तू लाता कहां से भाई?